तो स्टूडेंट्स जून 2024 में आपको पता है 4 एग्ज़ाम होने वाले हैं। 7 जून को, 14 जून को, 21 जून को और 28 जून को। और स्टूडेंट्स ये जो चारों के चारों एग्ज़ाम होने वाले हैं जून मंथ में, चाहे आपका पेपर एकेडमिक का है या फिर जनरल का है, तो आपका लेवल कैसा रह सकता है, किस प्रकार के आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मैं बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स, ये जो चार्ट आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ना, ये चार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको पता है बाकी मॉड्यूल हम सब कर लेते हैं, लेकिन रीडिंग में अच्छा स्कोर लेना आसान नहीं है। देखो स्टूडेंट्स, ओवरऑल लेवल तो इजी मॉडरेट रहेगा, लेकिन मैं बताना चाहूंगा सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको आने की पॉसिबिलिटी है यस नो नॉट गिवन और ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन, और इसमें आपकी स्ट्रेटजी भी काम करेगी और उसके साथ साथ आपकी कॉमन अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए। उसी प्रकार से अगर विच पैराग्राफ कंटेन्स वाले क्वेश्चन की बात करें तो 4 में से 2 एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन 100% श्योर हैं कि आने वाले हैं, लेकिन ये वाले क्वेश्चन स्ट्रेटजी और वोकैबुलरी के ऊपर बेस्ड होने वाले हैं। अब ये सारी चीज मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, आप वीडियो में बने रहिएगा। उसके बाद राइटर ओपिनियन जो है वो आपकी स्ट्रेटजी के ऊपर क्वेश्चन होने वाले हैं। आपको पता बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, वो राइटर का नाम फाइंड आउट करके उसके आगे पढ़ना शुरू कर देते हैं। भाई ऐसे आपको ये आंसर्स नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि आपको टाइम भी बचाना होता है। सारे पैसेज में उन्होंने राइटर ओपिनियन जो है वो फैलाए होते हैं, एक राइटर को 5-5 बारी यूज किया होता है, तो इसके लिए स्ट्रैटेजी ही काम आएगी। उसके बाद समरी जो है वो बॉक्स वाली ब्लैंक्स आपको थर्ड पैसेज में देखने को मिल सकती हैं। ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग और वोकैबुलरी के ऊपर बेस्ड होने वाली हैं। मल्टीपल चॉइस 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, ये स्ट्रैटेजी के ऊपर भी होंगे, वोकैबुलरी के ऊपर भी होंगे और कॉमन अंडरस्टैंडिंग। ये तीनों चीजें आपको इसमें लगानी पड़ेंगी, तभी आपको आंसर्स मिलेंगे। क्योंकि अगर आपने स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं किया तो आपको एक मल्टीपल चॉइस को सॉल्व करने में ही काफी सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, और लास्ट में जो लिस्ट ऑफ हेडिंग वाले क्वेश्चन है उसके थोड़े से चांसेस जरूर कम है, लेकिन आ सकते हैं, और वो स्ट्रैटेजी और कॉमन अंडरस्टैंडिंग के ऊपर होने वाले हैं। तो इसका हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखते हैं पहले, फिर आपको ज्यादा चीजें क्लैरिटी के साथ समझ आएंगी। को प्रूफ करने का सबसे बेस्ट तरीका कि आपको रियल एग्जाम पैसेज ही दिखाया जाए। मतलब मेरा कहने का ये है कि जो पैसेजेस ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं, अगर मैं आपको उसकी एग्जांपल दूंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो ये पैसेज आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, ये 23 सितंबर को रिपीट हुआ है पैसेज, और जो स्टूडेंट हमसे प्रेडिक्शन बाय करते हैं उनको ये पैसेज दिया गया था, उनको फायदा भी हुआ, और जो सारे क्वेश्चन है या पैसेज है सारे का सारा सेम एग्जाम में आपको देखने को मिला था। अहेड ऑफ इट्स टाइम इस पैसेज का नाम है। तो आइए हम इसके थोड़े क्वेश्चन देखते हैं कि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन वाले क्वेश्चन इसके कैसे थे एग्जाम में जो आए थे। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए, द रमाहंगा रिवर ऑफन फ्लड्स। इसकी अगर आप ट्रांसलेशन करेंगे तो इसका मीनिंग ये बनता है कि जो रमाहंगा रिवर है वो अक्सर ही उसमें बाढ़ आती है, मतलब उसमें फ्लड्स आते रहते हैं। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है वो है आपका ऑफन, जिसके ऊपर आपका ट्रू फॉल्स नॉट गिवन डिसाइड होने वाला। लेकिन इसके बावजूद भी आपको इसका आंसर नहीं मिलेगा। रमंगा रिवर भी लिखी हुई है, फ्लड्स भी लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी आंसर नहीं मिलेगा। इतना ट्रिकी आंसर क्यों है उसके बारे में बात करते हैं, जरा पैसेज में जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर रमंगा रिवर आपको दिखाई दे रही है, लेकिन अगर आप इस टेक्स्ट को सारा रीड कर लेंगे तो आपको कहीं पर भी ये समझ में नहीं आएगा कि उसमें जो फ्लड आते थे वो अक्सर ही आते रहते थे। चलिए मैं आपको थोड़ा रीड करके दिखाता हूँ। इसने लिखा, हैविंग बीन वेरी हाई फॉर डेज द रिवर हैड द लास्ट फॉलन एंड द टॉबिन वाज ईगर टू सी व्हाट चेंजेस द फ्लड्स हैड ब्रॉट। द फैमिली फार्म बॉर्डर्स द रिवर एंड 4 मीटर हाई फ्लड बैंक टेस्टिफाइज टू इट्स नेचुरल टेंडेंसी टू फ्लड। देखो ये सारा कुछ आप पढ़ते रहोगे, लेकिन आपको ना ऐसे कुछ भी नहीं पता चलेगा कि उसमें अक्सर ही फ्लड आते थे या नहीं आते थे। उसके लिए सिर्फ इसने एक वर्ड यूज किया है, वो है ये वाला वर्ड, इट्स नेचुरल टेंडेंसी। नेचुरल टेंडेंसी का मतलब क्या है कि इसका एक नेचुरल स्वभाव ऐसा है कि इसमें फ्लड्स आते रहते हैं। तो अक्सर वर्ड उसने कहीं पर भी यूज नहीं किया है, ना ही उसका कोई सिनोनिम्स लिखा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को शायद लगेगा कि ऑफन का कोई जिक्र नहीं है, बाकी तो सब कुछ लिखा हुआ है, फ्लड के बारे में भी लिखा, लेकिन ये पता नहीं चल रहा है कि इसमें अक्सर ही फ्लड्स आते हैं, तो वो शायद इसका आंसर नॉट गिवन लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसका आंसर वोकैबुलरी के ऊपर नहीं है, इसका आंसर नेचुरल सेंस के ऊपर है कि आपकी सेंस कितनी तेज है। तो इसके ऊपर उसने पूरा एक आंसर बना दिया। तो इस प्रकार के ट्रू फॉल्स आपको एग्जाम में आते हैं। तो जब आप रियल एग्जाम लेवल की प्रैक्टिस करते हैं तभी आपको इसका एडवांटेज मिलता है, क्योंकि जब आप कैम्ब्रिज की प्रैक्टिस करते हैं ना, कैम्ब्रिज में ये सब चीजें इतनी इजीली दी होती हैं कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आपकी प्रेपरेशन बहुत अच्छे से हो गई है। लेकिन जो एग्जाम में रीडिंग आती है वो बिल्कुल ये वाली रीडिंग आती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको जो है वो एग्जाम में देखने को मिलेंगे। स्टूडेंट देखो, ऐसी वीडियोस बनाने में मेहनत बहुत ज्यादा लगता है, तो अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक देना, चैनल को भी सब्सक्राइब आपने कर लेना है अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब
नहीं किया है। उसी प्रकार से जैसे ये थर्ड नंबर क्वेश्चन को थोड़ा रीड करते, कहता है टॉबिन कुड नॉट डिसाइड व्हाट पार्ट ऑफ द बॉडी द बोन केम फ्रॉम। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसके ऊपर फिर से वही चीज मैं आपको जो बता रहा हूं जो मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बताई थी, सेम वही चीज इस क्वेश्चन के ऊपर भी लागू हो रही है कि टॉबिन जो था वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा था कि बॉडी के कौन से हिस्से से बोन जो थी, जो हड्डी थी वो आई थी, तो वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था। ये देखो, ये लैंग्वेज देखने को बहुत इजी लग रही है, लेकिन जब आप इसको पीछे जाके फाइंड आउट करेंगे तो आपको मुश्किल आएगी। चलिए इसको भी देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सेकंड बॉडी पैराग्राफ में यहाँ पे देखिए आपको बोन दिख रहा है, तो मतलब इसकी लोकेशन तो बिल्कुल यहाँ पर ही है। तो ये वाला पैराग्राफ आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, लेकिन जब आप इसको क्वेश्चन के साथ मैच करेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि वो डिसाइड कर पा रहा था या नहीं कर पा रहा था। तो ये देखिए यहां से थोड़ा इसको रीड करते हैं। कहता है देन गेटिंग क्लोजर ही रियलाइज्ड इट वाज ए बोन। उसको ये तो पता चल गया था कि ये एक बोन है, लेकिन हमारा क्वेश्चन था कि कौन से बॉडी पार्ट से आई है, वो नहीं वो डिसाइड कर पा रहा था। सच ए थिंग वाज नॉट अनकॉमन इन दीज पार्ट्स ही हैड often come across bone fragments or even whole skeletons of cows and sheep। अब इस सेंटेंस का मीनिंग थोड़ा समझने की कोशिश करो। नॉट अनकॉमन का मतलब है कॉमन था वो, मतलब ये चीज बिल्कुल साधारण सी थी उसके लिए कि उसको ये सब चीजें तो वहां पे मिलनी ही थी, जैसे स्केल्टन हो गया, काओ या शीप का हो सकता है। हमारा क्वेश्चन दोबारा से मैं आपको बता रहा हूं, हमारा क्वेश्चन इस चीज के ऊपर है कि वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि ये हड्डी किसकी है। लेकिन उसके बाद थोड़ा देखिए, बट एज ही स्क्रेप्ड असाइड द स्टोन्स ही रियलाइज्ड इट वाज ए ह्यूमन बोन, समथिंग क्वाइट न्यू इन हिज एक्सपीरियंस। तो ये वाला जो सेंटेंस है, ये वाला सेंटेंस आपका डिसाइडिंग सेंटेंस है कि आपका आंसर ट्रू जाएगा, फॉल्स जाएगा या नॉट गिवन जाएगा। तो इसका मतलब ये बनता है कि उसको रियलाइज हो गया था कि ये किसी ह्यूमन की हड्डी है। तो मतलब मेरा कहने का ये है कि ये सारा पैराग्राफ आपको पढ़ना पड़ेगा, उसकी सेंस बनानी पड़ेगी। ये नहीं है कि एक वर्ड के ऊपर आपका आंसर बन जाएगा जैसे नॉर्मली हम ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर उसने पूरा पैराग्राफ के साथ उसकी मैचिंग कर रखी और लास्ट में जाकर उस चीज को बता दिया है कि उसको पता चल गया था कि ये ह्यूमन की ही हड्डी है। लेकिन क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन में वो ये कह रहा था कि वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा था। तो उसने तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको बताया कि उसको ये डाउट हो रहा था कि ये काऊ की हड्डी है या किसी और की है, लेकिन बाद में उसको पता चल गया था कि ये ह्यूमन की ही हड्डी है। तो ये देखिए कितना कंफ्यूजिंग आंसर इसका फॉल्स हो जाएगा। मे बी आप में से बहुत सारे स्टूडेंट इसका आंसर ट्रू भी कर सकते हैं। उसी प्रकार से हम लास्ट पैराग्राफ को भी देख लेते हैं। अगर जैसे पता कि आपको लास्ट पैराग्राफ में भी यस नो या ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आप लोग देख सकते हैं ये अक्टूबर मंथ में हमारी प्रेडिक्शन पीडीएफ से ये वाला पैसेज हुआ था, रिपीट एशियन स्पेस टू सैटेलाइट टेक्नोलॉजी वाला। तो इसके ट्रू फॉल्स को भी जरा देखते हैं कैसे ट्रू फॉल्स आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। एंशिएंट चाइना हैड ऑलरेडी डिप्लॉयड रॉकेट्स एज ए मिलिट्री पर्पस एज अर्ली एज 500 ईयर्स अगो। मतलब इसका ये है सिंपल कि मिलिट्री पर्पस के लिए एंशिएंट चाइना ने 500 साल पहले ही अपने रॉकेट डिप्लॉय कर दिए थे। डिप्लॉय का मतलब होता है तैनात करना। तो मतलब इस क्वेश्चन में हमने ये देखना कि 500 साल पहले उन्होंने कर दिया था या 500 साल बाद किया। मतलब ये टाइम के ऊपर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन रहने वाला है। तो क्वेश्चन में जाकर आपको ये सारी मैचिंग मिल सकती है, 500 भी मिल सकता है, एंशिएंट चाइना भी मिल सकता है, रॉकेट्स भी मिल सकते हैं। तो आइए जरा देखते हैं। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, रॉकेट टेक्नोलॉजी हैज प्रोग्रेस्ड कंसिडरेबली सिंस द डेज ऑफ फायर एरोज, फर्स्ट यूज्ड इन चाइना अराउंड 500 BC। यहाँ पर ही आपका आंसर जो है वो खत्म हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपको रॉकेट भी मिल रहा है, आपको चाइना भी मिल रहा है, आपको 500 भी मिल रहा है, लेकिन फिर भी इसका आंसर फॉल्स है। फॉल्स आंसर क्यों है? क्योंकि उसने क्वेश्चन में आपसे पूछा था 500 साल पहले। 500 साल पहले का मतलब जैसे मान लो आज इस टाइम पे हम 2025 में बैठे हुए हैं, 2025 वाला साल चल रहा है, तो आज से 500 साल पहले का मतलब ये है कि 1525 के आसपास। लेकिन 500 BC लिखा हुआ है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो पता चल जाएगा। 500 BC का मतलब है कि 500 सदी के आसपास, जिसको हम बोलते हैं 500 वाला जो पीरियड था उसके आसपास, ना कि 1500 वाले पीरियड के आसपास। तो इसलिए आंसर इसका फॉल्स हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको सेक्शन 3 में देखने को मिलेंगे। तो देखा स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को यस नो नॉट गिवन या फिर ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन का थोड़ा प्रैक्टिकल करके बताया, दिखाया आप लोगों को कि कैसे आप लोगों को क्वेश्चंस आ सकते हैं। वोकैबुलरी के ऊपर बेस नहीं होने वाले, कॉमन अंडरस्टैंडिंग के ऊपर होने वाले हैं। इसमें सिनोनिम्स का भी कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है।
तो उसी प्रकार से जो दूसरे क्वेश्चंस हैं, जैसे विच पैराग्राफ कंटेन्स वाले हैं, या फिर समरी है, या फिर लिस्ट ऑफ हेडिंग वाले क्वेश्चंस हैं, इसके लिए भी आपको तैयार होना पड़ेगा। तो आपके पास जितना भी टाइम बचा हुआ है, आपको ये सारी चीजें अपनी डेवलप करनी पड़ेंगी। तो अगर आपको ये सारी चीजें नहीं आती हैं, आप लोग बस रीडिंग ही करते रहते हैं, प्रैक्टिस ही करते रहते हैं, तो फिर आपका स्कोर आने वाला नहीं है। और आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि हमने ये सारी चीज़ें अपने क्रैश कोर्स में बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर कर रखी हैं, क्योंकि हमारी जो 8 घंटे की वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती हैं, जिसमें हमने एक एक चीज़ को बहुत ज़्यादा बारीकी से, बहुत ज़्यादा पेचीदा तरीके से समझाया हुआ है। उसके साथ आप लोगों को प्रेडिक्शन भी मिल जाती है चारों के चारों मॉड्यूल की। और जो हमारा क्रैश कोर्स है उसमें हमने चारों मॉड्यूल कवर किए हुए हैं। राइटिंग का कॉपी पेस्ट मेथड आपको मिल जाता है, इवन के स्पीकिंग का भी कॉपी पेस्ट टेम्पलेट आपको मिल जाते हैं। नए वाला जो पीडीएफ आया है मई टू अगस्त वाला, वो भी आपको साथ में मिल जाएगा, और बाकी के तीनों मॉड्यूल की प्रेडिक्शन भी मिल जाएगी। रिजल्ट भी हमारे बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक हैं। तो अगर आप में से किसी को भी क्रैश कोर्स चाहिए तो आप हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको नंबर दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि ये सारी चीज़ें वीडियो में कवर करना मुश्किल है। तो अगर आपको चाहिए तो आपको नंबर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, आप हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ सीखने को मिला, कुछ अच्छी लगी जानकारी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच।